नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में कई जगहों पर छापे। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश मामले में 15 जगहों पर तलाशी जारी। तमिलनाडु में पीएफआई के ठिकानों पर की छापेमारी। पीएफआई के मदुरै अध्यक्ष मोहम्मद कैसर को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खरगोन में दर्दनाक बस हादसा, 15 की मौत, 20 से ज्यादा घायल। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घटना पर जताया दुख। पीएम राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। मणिपुर में हालात नियंत्रण में, पिछले 2 दिन से हिंसा की कोई घटना नहीं। इंफाल के कई जिलों में कर्फ्यू में ढील के बाद लोगों ने की खरीदारी। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री होगी द केरला स्टोरी। तेलंगाना और तमिलनाडु में सिनेमा घरों में रोकी गई फिल्म की स्क्रीनिंग। फिल्म के क्रू सदस्य को मिली धमकी। भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन। दोनों देशों के बीच जल, तकनीक समेत 3 क्षेत्रों में हुए समझौते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज करेंगे मुलाकात। इजरायल में सुरक्षा हालात के मद्देनजर 3 दिन के दौरे को कम करके आज ही लौटेंगे स्वदेश। गोवा में शुरू हुई G20 के 3रे विकास कार्य समूह की बैठक। भारत की ओर से डिजिटल बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संरक्षण में कार्रवाई से जुड़ी नीतियों का पेश किया जाएगा प्रस्ताव। तूफान मोचा को लेकर अलर्ट। पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत कई राज्यों में तेज हवा के साथ हो सकती है बारिश। जहाज, नावों और मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह। और आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला। कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को 5 विकेट से दी मात। और अब बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी आज तमिलनाडु की कुछ जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी अब प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर की जा रही है। जानकारी के मुताबिक एनआईए कोयम्बटूर, मदुरै, थिन के अलावा चेन्नई, ओट्टेरी और थिरुवोट्टियूर में भी छापेमारी कर रही है। इस बीच एनआईए ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मदुरै क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद कैसर को हिरासत में लिया है। एनआईए ने उन्हें तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के पझानी से हिरासत में ले लिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज जम्मू कश्मीर में 15 जगहों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, पुंछ और अन्य जिलों में छापेमारी की जा रही है। ये छापे पाकिस्तानी कमांडरों और संचालकों के इशारे पर विभिन्न आतंकवादी समूहों द्वारा रची गई आपराधिक साजिश से संबंधित है। एनआईए की छापेमारी 5 मई को राजौरी जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 5 जवानों के शहीद होने के बाद की गई है। और अब बात ताजा खबर की। देश की राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन की उपस्थिति में भारत और इजरायल के बीच जल, तकनीक समेत 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद सीआईआई द्वारा आयोजित भारत इजरायल बिजनेस फोरम में इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इजरायल और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मुद्दा उठाएंगे। I also will raise with Prime Minister Modi the issue of the free trade agreement, which I believe that this is also can boost our relations. We will sign later today
with my colleague, the Foreign Ministry, about having more employees from India in Israel. And we also would like to take this opportunity to have students from India to Israel, mainly in technology and the other industry as well. भारत इजरायल बिजनेस फोरम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत और इजरायल न केवल द्विपक्षीय साझेदार हैं बल्कि रणनीतिक साझेदार भी हैं। हम प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। हम भारत इजरायल यूएसए यूएई नेटवर्क के माध्यम से जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य क्षेत्रों पर संयुक्त निवेश और नई पहलों द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। So India and Israel are not only the bilateral partners, and as Minister that said, it is not we are the strategic partners. We are not the competitors, and we are committed to address some of the world's largest challenges by joint investment and new initiatives in water, energy, transport, space, health, and food sectors through India, Israel, UAE, USA network. और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर की 162वीं जयंती के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इससे पहले अमित शाह ने कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुर बाड़ी में टैगोर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान रविंद्रनाथ टैगोर की स्मृति से जुड़ी पुरानी तस्वीर और टैगोर से जुड़े सामान का अवलोकन भी उन्होंने किया। गृह मंत्री अमित शाह दोपहर में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण और उत्तर 24 परगना जिले के पेट्रापोल में एकीकृत चेकपोस्ट पर सीमा सुरक्षा बल की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दोपहर बाद गृह मंत्री फिल्म ल्यूमिनरीज ऑफ बंगाल रिलीज करने के साथ कोलकाता के साइंस सिटी में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। शाम को श्री शाह साइंस सिटी ऑडिटोरियम में रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती समारोह में भागीदारी करेंगे। पिछले 2 महीनों में अमित शाह की ये दूसरी पश्चिम बंगाल यात्रा है। साकेत कोर्ट ने श्रद्धा हत्याकांड में आफताब पर आईपीसी 302 और 201 के तहत आरोप तय किए। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने जो सबूत पेश किए हैं उनके मद्देनजर आफताब पर हत्या और सबूतों को मिटाने का मामला बनता है। आफताब पूनावाला को हत्या के आरोप में मुकदमे का सामना करना होगा। वहीं आफताब ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकारने से इनकार किया। आफताब ने कहा कि वो मुकदमे का सामना करेगा। मामले की अगली सुनवाई 1 जून को होगी। कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म किए जाने के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 25 जुलाई तक के लिए टली। राज्य सरकार ने सुनवाई टालने का आग्रह किया था। राज्य सरकार पहले ही आश्वासन दे चुकी है कि नई नीति के आधार पर कोई भी दाखिला या नौकरी में भर्ती नहीं की जाएगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश दुष्यंत दवे ने कोर्ट का ध्यान गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की ओर दिलाया जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने मुस्लिम आरक्षण को खत्म किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मामला अदालत में विचाराधीन हो तो ऐसे सार्वजनिक बयान नहीं दिए जाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले में श्रीखंडी से इंदौर जा रही बस आज सुबह 8:30 बजे डोंगर गांव के पास बुराड़ नदी के पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में मौके पर ही 15 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में चालक, परिचालक और क्लीनर भी शामिल हैं। इसमें 20 से अधिक यात्री घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए खरगोन जिला अस्पताल लाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार खरगोन बस हादसे में मृत लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। घायलों का इलाज सरकार करवाएगी। गंभीर रूप से घायलों को 50,000 और अन्य घायलों को 25,000 रुपए की मदद दी जाएगी। सरकार ने बस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। सुबह 8:40 पर एक बस जो दासंगा और डोगर गांव के बीच बैराड़ नदी है वहाँ रेलिंग तोड़ के नदी में गिरी है। ड्राई नदी है। अभी 15 लोगों के काल कवलित होने की खबर है। 20-25 लोग घायल हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में शिफ्ट कराया है। पहली चिंता प्रशासन और शासन की उनके स्वास्थ्य को लेके है
मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हुए हैं। 4-4 लाख माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहायता राशि का कहा है, पूरा इलाज उनका फ्री होगा और घटना की जांच के आदेश दे दिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए बस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा, खरगोन मध्य प्रदेश में हुए बस हादसे में कई लोगों के हताहत होने की खबर से मुझे अत्यंत दुख हुआ है। इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मैं गहन शोक संवेदनाएं व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। प्रधानमंत्री ने खरगोन हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से कहा है, खरगोन में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन मौके पर हर संभव मदद में जुटा है। वहीं पीएम ने पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रत्येक घायल व्यक्ति को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में आज फिर सुबह कर्फ्यू में ढील दी गई। आज कर्फ्यू में ढील को 1 घंटे के लिए और बढ़ाया गया, जिससे कि जनजीवन धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौटने लगा है। इम्फाल में कर्फ्यू में ढील दिए जाने के दौरान लोग आवश्यक सामग्री की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकले। वहीं इम्फाल में तड़के ऑटो रिक्शा सहित कई वाहन भी सड़कों पर दौड़ते नजर आए। इस दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में पेट्रोल पंपों के बाहर कारों और अन्य वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं। कर्फ्यू में ढील के दौरान सेना के ड्रोन और हेलीकॉप्टरों के जरिए स्थिति पर नजर रखी गई है। मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार पूर्व आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह पिछले कई दिनों से इम्फाल में हैं और स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम समुदायों के नेता और नागरिक संगठन तनाव को शांत करने के लिए आगे आए हैं और जनता से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील उन्होंने की है। इसके अलावा कल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि मणिपुर में 52 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां तैनात की गई हैं। कोर्ट ने कहा, राहत शिविरों में खाने और चिकित्सा सुविधाओं के उचित इंतजाम किए जाएं, विस्थापितों के लिए पुनर्वास और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कोर्ट अब 17 मई को सुनवाई करेगा। उस दिन कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। हालात तो धीरे धीरे ठीक हो रही है। आज 2 घंटे का दिया, आज कल दिया था 2 घंटे का, आज दिया 3 घंटा, आज दिए कल और 1 घंटा बढ़ाएगा। तो हालात धीरे धीरे थोड़ा ठीक होगा लग रहा बाजार के। अभी फिलहाल तो जो एसेंशियल आइटम है, जैसे ग्लोसरी आइटम हो गया, सब्जी वगैरह, यही सब अभी सबसे ज्यादा क्राउड इसी में ही है। अभी फिलहाल तो सब्जी वगैरह हो गया या चावल दाल जो भी है एसेंशियल घर की सामान, जो यही इसी में सबसे ज्यादा भीड़ है। मणिपुर में कोकोमी, केएसओ, चूड़ाचांदपुर जिला प्रशासन और 9 सेक्टर असम राइफल्स की पहल के तहत 518 भटके हुए लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इनमें मेडिकल छात्र भी शामिल हैं। इन लोगों को इम्फाल के हुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचाया गया। बचाव अभियान में शामिल असम राइफल्स के ब्रिगेडियर सांगवान ने बताया कि विश्वास स्थापित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही बाकी भटके हुए लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाएगा। We called together the leaders, the civil society organization, which had the interests of the society in the mind from both sides, and the Kokomi was reached out by us. We had a long discussion, and as a confidence building measure, we took them today to Chudachandpur. They could see the situation in the relief camps there themselves to quell all the rumors. They felt very convinced about it, and so they brought back the first batch of the Methi community who are stranded there, and this confidence building measure is going to continue. For today, if you see, almost 500 to 600 people have been evacuated back here. Still, I think about 2,000 odd are still stranded, but I'm sure by tomorrow evening or maximum by day after, they should all be back in there with their kith and kin in respective places.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मणिपुर में स्थिति नियंत्रण में है। अमित शाह ने कहा कि मणिपुर सरकार मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के विषय पर निर्णय लेने से पहले सभी हितधारकों से परामर्श करेगी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि अदालत ने जो आदेश पारित किया है उस पर सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद मणिपुर सरकार उचित निर्णय लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी व्यक्ति या समूह को डरने की जरूरत नहीं है। मणिपुर के 10 पर्वतीय जिलों में 3 मई को जनजातीय एकता मार्च के आयोजन के बाद हिंसा भड़क उठी थी। राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक दूसरे के खिलाफ खुलकर आमने सामने आ गए हैं। सचिन पायलट ने राजधानी जयपुर में प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री गहलोत पर जमकर निशाना साधा। पायलट ने कहा, गहलोत का धौलपुर वाला भाषण सुनकर उन्हें लगा कि उनकी नेता सोनिया गांधी नहीं वसुंधरा राजे हैं। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं ये स्पष्ट कर देना चाहिए। इससे पहले सोमवार को राजस्थान में हुए शहरी स्थानीय निकाय उपचुनाव के परिणामों में भी कांग्रेस की अंतर्कलह का असर देखने को मिला है। इस चुनाव में प्रदेश की सत्ता पर काबिज कांग्रेस ने 14 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। वहीं 2 सीटों पर निर्दलियों ने जीत दर्ज की है। भाजपा इन चुनाव नतीजों से उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी फिल्म द केरला स्टोरी टैक्स फ्री की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिल्म द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। योगी अब अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ स्पेशल स्क्रीनिंग के जरिए द केरला स्टोरी फिल्म को देखेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इसे बहुत अच्छा निर्णय बताया है। आईसीस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए, क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही कह चुकी है कि द केरला स्टोरी को हम टैक्स फ्री करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के लोग इसको देखें और समझें कि हिंदुस्तान के दूसरे भूभाग में किस ढंग से हमारी बहनों के साथ अत्याचार अनाचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, और सतर्कता बढ़ते हुए अपने परिवार को, अपने संस्कारों को, अपने बच्चों को संभालें। और बहुत अच्छा निर्णय है और हम बहुत अभिनंदन करते हैं केरला जो स्टोरी पिक्चर है, जिनको बनाने वालों को, उनके निर्माता निर्देशक को बहुत बहुत बधाई। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है तुष्टीकरण के तहत हो रहा है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रदेश की जनता, देश की जनता कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी। इस बीच पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने तत्काल प्रभाव से फिल्म पर बैन लगा दिया है। इससे जुड़ी एक अधिसूचना जारी की गई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि यह फिल्म नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाली है और वो नहीं चाहती कि उनके राज्य में इस तरह की कोई घटना हो। वहीं तेलंगाना में थिएटर्स से फिल्म द केरला स्टोरी को हटा दिया गया है। इस कड़ी में तमिलनाडु थिएटर्स ऑनर्स एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी श्रीधर ने कहा कि द केरला स्टोरी फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन अच्छा नहीं था, इसीलिए फिल्म की स्क्रीनिंग रोक दी गई। स्क्रीनिंग रोकने का एक अन्य कारण उन्होंने राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना भी दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने थिएटर्स को बचाए रखना चाहते हैं, हमें लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखना होगा। इन सब के बीच एक खबर ये भी सामने आई है कि फिल्म के एक क्रू मेंबर को अनजान नंबर से धमकी भरे मैसेज भेजे गए हैं। मैसेज भेजने वाले ने लिखा कि घर से अकेले बाहर ना निकलें। उन्होंने ये फिल्म दिखाकर अच्छा नहीं किया। कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है?
और अब बात कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 2613 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनके लिए पिछले कई दिन से चला आ रहा जोर शोर से चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। प्रचार के दौरान सभी नेताओं ने एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा दी और अब ये लड़ाई निर्वाचन आयोग के दरवाजे पर पहुंच गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने ट्वीट में जानबूझकर संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल किया, लिहाजा उन पर चुनाव संहिता के हिसाब से कार्रवाई की जाए। आपत्ति इस बात पर भी थी कि भारत की एकता और अखंडता के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन शब्दों का इस्तेमाल करके कांग्रेस ने प्रचार किया है। इस पर निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष से भी जवाब मांगा है कि किस आधार पर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए एक अंग्रेजी अखबार में विज्ञापन दिया। आयोग की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई भी राजनीतिक दल दूसरे पर किसी भी तरह का आरोप लगा रहा है तो उसके पुख्ता प्रमाण होने चाहिए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस संबंध में चुनाव आयोग से शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि बीजेपी की तरफ से लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। और इसी पर हमारी संवाददाता आयशा खानम बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयशा, जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप की ये लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई है, किस तरह का असर इस पर दिखाई दे रहा है? जी देखिए, ये राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे और चुनाव आयोग के पास अभी भी शिकायतें पहुंच रही है। बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी तरफ से एक दूसरे पर शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। मैं इस वक्त चुनाव आयोग की दफ्तर में खड़ी हूं यहाँ पर, लेकिन आज बात कर लेते हैं रमा चुनाव आयोग की तैयारियों की। देखिए, चुनाव आयोग ने जिस तरह से तैयारियां की है ये काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि कल जो मतदान होगा करीब 5 करोड़ कर्नाटक की जनता जो है वो इन तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे और जो शिकायतें और वार पलटवार जो चल रहा है उस पर एक मुहर लग जाएगी मतदाताओं की तरफ से। देखिए, चुनाव आयोग ने कहा है कि जो इस पूरे प्रचार के दौरान एक तरफ हमने देखा तेज धार प्रचार रहा, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग काफी सक्रिय रहा और कई जगहों से जो जब्त किए हैं, कैश जब्त किए हैं, वो 375 करोड़ रुपए का अवैध कैश जब्त किया गया है और करीब 83 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त की गई है। करीब 15 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। ये देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग कितनी सख्ती बरत रहा है और चुनाव आयोग के मुताबिक इस चुनाव में जो सीजर्स हुए हैं, जो जिस तरह से जो अवैध कैश और शराब, ये तमाम चीजें मिलाकर 4 गुना पिछले चुनाव में जो जब्त किए गए थे उसके 4 गुना बड़े हैं। 4.5% ज्यादा सीजर्स हुए हैं। तो इस बार चुनाव आयोग काफी सख्ती बरतते हुए मॉनिटरिंग कर रहा है और चुनाव आयोग का यह कहना है कि कल जब मतदान होगा तो कई केंद्र होंगे जो चुनाव आयोग इस दफ्तर में जो है वो सीसीटीवी कैमरास के जरिए सीधे मॉनिटरिंग किए जाएंगे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चुनाव आयोग न केवल इन पूरे राज्य भर में जो पोलिंग बूथ्स हैं उस पर निगरानी रख रहा है, बल्कि चुनाव आयोग ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर पहली बार इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि अगर आप चुनाव आयोग के चुनावना ऐप अपने फोन पर डाउनलोड करते हैं और आपके पास आपका एपिक कार्ड नहीं है तो भी उसके आप मतदान केंद्र तक पहुंचकर आपके फेस रिकग्निशन के जरिए, यानी आधार कार्ड का फेस रिकग्निशन जो होगा वो इस चुनाव पोलिंग बूथ पर आ जाएगा और आप वोट कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल चुनाव आयोग कर रहा है और जो इस बार जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं बहुत ही दिलचस्प है। हर पोलिंग बूथ को एक एक थीम दी गई है। कुछ पोलिंग बूथ को बैंगलोर के जो ऐतिहासिक जगह हैं, जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वो उस तमाम पोलिंग बूथ में सजाए गए हैं। कुछ पोलिंग बूथ्स हैं पिंक पोलिंग बूथ, जहां पर महिलाएं इन पोलिंग बूथ को संभालेंगी। कुछ पोलिंग बूथ को दिव्यांग व्यक्ति संभालेंगे और कुछ पोलिंग बूथ पर कर्नाटक की जो कल्चरल हेरिटेज है ये चीजें दर्शाई गई हैं और कई पोलिंग बूथ युवा पोलिंग बूथ भी तैयार किए जा
जा रहे हैं ताकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ तक लाया जाए। और खास बात, सबकी नजर बैंगलोर पर है। चुनाव आयोग लगातार कोशिश में है कि बैंगलोर से जो मतदान कम होता है, एक अर्बन सिटी, एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी होने के नाते यहाँ से मतदान महज 55% होता है। पिछले साल भी 55% हुआ था और साल 2008 में तो महज 47% हुआ था। तो इस बार चुनाव आयोग ने यह दावा किया है और चुनाव आयोग ने कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस बार मतदान बुधवार को हो रहा है और इसका मतलब ये नहीं कि वीकेंड है और जो बैंगलोर जैसे शहरों में रहने वाले लोग होते हैं जो लॉन्ग वीकेंड का बहाना बनाकर शहर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये प्रयास किया गया कि मिड वीक में चुनाव रखे जाएं और इसी वजह से बुधवार को चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर बुधवार को मतदान होगा। तो ये बैंगलोर के मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने की पूरी कोशिश है। अवेयरनेस क्रिएट किया गया है। वीवीपैट्स जो है लोगों तक डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए उन तक पहुंचाए गए हैं और जगह जगह पर कई सुविधाएं हैं, ऑनलाइन सुविधाएं हैं जिसके जरिए आप अपना मतदान केंद्र पता लगा सकते हो। तो ये तमाम चीजें जो है चुनाव आयोग ने एक तरफ जहां पर हम कैंपेन कवर कर रहे थे, तेज धार कैंपेन, आरोप प्रत्यारोप रिपोर्ट कर रहे थे, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने इस तरह की कड़ी तैयारियां की है ताकि कर्नाटक में फेयर इलेक्शंस हो। बिल्कुल, चुनाव आयोग फेयर इलेक्शंस हो। जी, चुनाव आयोग की जबरदस्त तैयारियां हैं। आयशा, आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इसका अपील का असर, क्या कुछ इस जन जागरूकता अभियान का असर जो है वहां पर आम जनता पर आप देख रही हैं, और विशेषकर जिस तरह से चुनावी लड़ाई, चाहे आरोप प्रत्यारोप हो, चाहे विभिन्न दलों के दावे प्रतिदावे हों, उसको देखकर काफी दिलचस्प हो गई है। किस तरह से देखती हैं इसे? जी हाँ, बहुत दिलचस्प रहा चुनाव प्रचार और जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शोज जो हैं वो युवाओं के मन में छा गए हैं, क्योंकि जिस तरह से रोड शोज बीजेपी ने एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ तैयार की थी और कई बैंगलोर सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ तीनों इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार रोड शोज किए, तो ये काफी युवाओं को इस रोड शो तक खींचा गया। तो युवा जो है ये तमाम चीजें देखकर कुछ युवा जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं वो हैरान रह गए कि रोड शोज इस तरह से भी होते हैं, इस तरह से भी अपील की जा सकती है चुनाव प्रचार के दौरान। और कई लोगों के मन में जो प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व है, उनकी शख्सियत है, वो उनके मन में छा गई है। तो ये कई युवा हैं जो पहली बार वोट करने वाले युवा हैं, वो तमाम लोग इस पूरे प्रचार को देख रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी लास्ट मिनट जो कैंपेन था कल, राहुल गांधी यहाँ की बसेस में पहुंचे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस में वो जाकर प्रचार करने लगे, कई युवाओं के साथ सेल्फी खींचने लगे। तो अलग अलग तरीके अपनाए गए दोनों पार्टियों की तरफ से। और खुद देवेगौड़ा जो है एक वरिष्ठ राजनीतिक हैं कर्नाटक के, और उनका बहुत सम्मान है देवेगौड़ा का कर्नाटक में। देवेगौड़ा 90 साल की उम्र में लोगों तक पहुंचते रहे कि उनकी पार्टी को वोट दिया जाए। तो ये पूरी चुनावी लड़ाई जो है तमाम पार्टियों के लिए अपना अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपना अपना एक प्रेस्टीज बचाने के लिए ये लड़ाई है और बहुत ही निर्णायक लड़ाई देखने को प्रचार के दौरान देखने को मिला। और अब देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता आखिरकार किन मुद्दों पर वोट करते हैं, क्योंकि अभी भी आज भी मतदाताओं के लिए ये बड़े बड़े आरोप प्रत्यारोप उनके मन में नहीं है, लेकिन उनके लिए खासकर बेंगलुरु जैसे शहर में बेहतर सड़क, बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट और बेहतर यहाँ का वातावरण, ये तमाम चीज़ें, और रूरल इलाके में अगर हम बात करें तो साफ पीने का पानी, किसानों के लिए सुविधाएं, ये तमाम चीज़ें हैं। और केंद्र सरकार ने जो विकास की केंद्र सरकार और बीजेपी ने जो विकास के आधार पर बीजेपी भरोसे ये नारा लगाया और डबल इंजन सरकार का नारा लगाया, तो ये भी एक अहम मुद्दा है। लोग इस पर भी ज़रूर गौर करते होंगे जब वो पोलिंग स्टेशन तक पहुंचते हैं। तो बहुत दिलचस्प प्रचार रहा और बहुत ही कल देखना होगा कि किस तरह से ये तमाम चीजें वोट में ट्रांसलेट होती हैं। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण ये भी है आयशा की जो मतदाता हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकल कर आए, उन इलाकों से भी जहां से वो निकल कर आते नहीं हैं। डीडी न्यूज़ के माध्यम से भी हम यही कहना चाहेंगे कि तमाम मतदाता अपने घर से बाहर निकल कर आए। आप नज़र बनाए रखिए आयशा। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश में 58,000 से ज़्यादा मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। राजधानी बेंगलुरु में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता आयशा खानम ने।
वो घड़ी आ गई जिसका सबको इंतजार था और कर्नाटक में मतदाता करीब 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपना वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशंस तक पहुंचेंगे। दिलचस्प बात है कि इस वर्ष चुनाव की तैयारियां पूरी तरह से एक फेस में हुई हैं और कर्नाटक में सिंगल फेस में चुनाव हो रहा है। यहां पर हम देख सकते हैं कि मत पेटियां बांटने का काम शुरू हो गया है। मत पेटियों को अलग अलग पोलिंग बूथ पहुंचाया जा रहा है और करीब 8,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस बेंगलुरु में ही होंगे और यहां पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए करीब 1,75,000 पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है। कई टीचर्स और कई सरकारी अधिकारी इस चुनावी प्रक्रिया में शामिल होंगे और जगह जगह पर मतपेटियों को संभालने के लिए विशेष तौर पर कई जगहों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त का इंतजाम किया गया है। खास बात यह है कि इस बार के चुनाव में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं। कुछ पोलिंग बूथ्स पिंक पोलिंग बूथ हैं जो महिलाएं संभालेंगी। तमाम महिलाएं कर्मी जो है इन पिंक पोलिंग बूथ्स पर रहेंगी, लेकिन यहां पर पुरुष भी वोट डाल सकते हैं। और दूसरा यह है कि विकलांग या फिर दिव्यांग जन लोग भी कुछ मतपेटियां संभालेंगे, कुछ पोलिंग स्टेशन संभालेंगे। ये विशेष है और पिंक हथन का जो एक मूवमेंट चलाया था चुनाव आयोग ने, उसके जरिए कई लोगों को, कई महिलाओं को इसकी विशेष ट्रेनिंग भी दी गई है। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ तक लाने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई है। विशेष यूथ बूथ्स भी बनाए गए हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पहली बार फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के जरिए एक पोलिंग स्टेशन में टेक्नोलॉजी का ये जो है प्रयोग भी किया जा रहा है, जिसके तहत लोगों का फेस रिकग्निशन देखकर उन्हें वोट डालने की इजाजत दी जाएगी। तो ये तमाम चीजें, तमाम तैयारियां कर्नाटक में देखने को मिल रही है। और खास बात यह भी है कि चुनाव आयोग इन तमाम पूरे राज्य भर के 85,000 पोलिंग स्टेशन जो हैं उसकी देखरेख, उसकी निगरानी जो है चुनाव आयोग कर्नाटक में स्टेट सीईओ के दफ्तर से कैमरास के जरिए उस पर निगरानी रखेंगे। और ये दिलचस्प होगा कि इन तमाम पोलिंग बूथ्स की सुरक्षा जो है कैमरा के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए मॉनिटर की जाएगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि 10 मई को जब वोट डाले जाएंगे और 13 तारीख को जब गिनती होगी, जनता किसके हाथ में कर्नाटक में विधानसभा में सरकार बनाने की डोर किस पार्टी के हाथ में देती है। कैमरामैन चंद्र कुमार के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज, बेंगलोर। और मिड डे प्राइम में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। फसल का कण कण पोषण पाए, नैनो यूरिया की रिमझिम फुहारें जब उर्वरता बरसाएं। आविष्कारी नैनो तकनीक से भारत में बना दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड को देश भर के किसानों ने दानेदार यूरिया से हर तरह से बेहतर पाया है। यह फसल को देता है बेहतर पोषण और मिट्टी पानी का घटाता है प्रदूषण। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। भारत सरकार ने प्राचीन सभ्यता के लोकाचार को संरक्षित करने, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की रक्षा करने और दुनिया भर में भारतीय ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं का प्रचार करने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार लगातार भारत से चोरी की गई अमूल्य सांस्कृतिक विरासत और कलाकृतियों को वापस लाने के लिए प्रयासरत है। सरकार ने सोमवार को जानकारी दी कि पिछले 9 वर्षों में विभिन्न देशों से लगभग 240 अति प्राचीन वस्तुओं को भारत वापस लाया गया है और ऐसी 72 और कलाकृतियां वापस लाने की प्रक्रिया में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार दुनिया भर से प्राचीन वस्तुओं और कलाकृतियों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीआईबी द्वारा रिजुविनेटिंग इंडियाज कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज नामक एक बयान में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार
24 अप्रैल तक भारतीय मूल के 251 अमूल्य अति प्राचीन वस्तुओं को विभिन्न देशों से वापस लाया गया है, जिनमें 238 अति प्राचीन वस्तुओं को 2014 के बाद वापस लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों से राष्ट्रीय धरोहरों को वापस लाने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों और वैश्विक नेताओं के साथ प्रगाढ़ होते संबंधों के चलते भारत से चोरी की गई प्राचीन कलाकृतियों की वापसी की राह आसान हो गई है। भारत से मधुर होते संबंधों के चलते अब कई देश इन कलाकृतियों को सहजता से भारत को सौंप रहे हैं। भारत ने अभी हाल ही में जिन देशों से इन कलाकृतियों की वापसी की है, उनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी और सिंगापुर जैसे देश शामिल हैं, जहां से कई ऐतिहासिक कलाकृतियों को भारत वापस लाया गया है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मोर्चा के रूप में इस वर्ष पहले चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारियां की गई हैं। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इस क्षेत्र में आज से 12 मई तक बारिश होगी। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश सहित देश के दूसरे राज्यों में भी इसका असर पड़ने की संभावना जताई गई है। अनुमान के मुताबिक दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश और तेज हवा चलने की उम्मीद है। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर सोमवार को कम दबाव का क्षेत्र बना, जिसके चक्रवात में बदलने और इस सप्ताह के अंत में बांग्लादेश म्यांमार तटीय क्षेत्र की ओर बढ़ने के आसार हैं। इस दौरान पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। जहाज, नावों और मछुआरों के लिए दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में नहीं जाने की एडवाइजरी जारी की गई है। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। भारत के लिए बने एयरबस C295 ने सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान भरी है। इसके साथ ही भारत को इस विमान की डिलीवरी इस साल के अंत तक होने का रास्ता साफ हो गया है। C295 विमान ने अपनी पहली उड़ान स्पेस के सिविले में भरी। एयरबस ने कहा कि इससे 2023 की दूसरी छमाही में इन विमानों की भारत को सप्लाई हो सकेगी। एयरबस के मुताबिक भारत के लिए बने एयरबस C295 ने सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान भरी है। इसके साथ ही भारत को इस विमान की पहली डिलीवरी इस साल के अंत तक होने का रास्ता साफ हो गया है। एयरबस ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय वायुसेना के लिए बने C295 परिवहन विमान ने एयरबस की स्पेन की सेविले के निर्माण संयंत्र में पहली सफलतापूर्वक उड़ान भरी। एयरबस ने कहा कि इससे 2023 की दूसरी छमाही में इन विमानों की भारत को सप्लाई हो सकेगी। गौरतलब है कि भारत और अमेरिका की रक्षा कंपनी एयरबस के बीच हुए सौदे के तहत 56 C295 विमानों में से 16 C295 विमानों की आपूर्ति सितंबर 2023 से अगस्त 2025 के बीच की जाएगी और बाकी विमानों का मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरबस के संयुक्त उपक्रम के जरिए निर्माण किया जा रहा है। इस उपक्रम में हर साल 8 C295 विमानों का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 30 अक्टूबर 2020 को गुजरात के वडोदरा में C295 परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी। 40 विमान बनाने के अलावा वडोदरा में ये सुविधा वायुसेना की आवश्यकताओं और निर्यात के लिए अतिरिक्त विमानों का निर्माण करेगी। भारतीय वायुसेना में C295 विमानों के शामिल होने के बाद वायुसेना दुनिया में C295 विमानों की सबसे बड़ी ऑपरेटर बन जाएगी। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत भी कई गुना बढ़ जाएगी। C295 एक सैन्य परिवहन विमान है। फिलहाल भारतीय सशस्त्र बल अपनी परिवहन जरूरतों के लिए 1960 की पीढ़ी के पुराने एवरो विमानों पर निर्भर है। C295 के वायुसेना में शामिल होने के बाद सैन्य परिवहन आसान और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। सुधीर यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और सीधे आपको ले चलते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। के महानिर्देशक श्री सुजोयलाल थाउजेंड जी, संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय श्री सुनील कुमार जी और आज के कार्यक्रम में उपस्थित लैंड पोर्ट अथॉरिटी से जुड़े हुए भारत सरकार और बंगाल सरकार के सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारीगण और आज यहां पर उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों,
आप सभी को रविंद्र जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन देना चाहता हूं। आज ऐसे पवित्र मौके पर बंगाल की भूमि पर आने का मुझे सौभाग्य मिला है और उसमें भी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर आने का सौभाग्य मिला है। आज कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म जयंती है। बंगाली कैलेंडर के हिसाब से आज कवि गुरु का जन्म हुआ था और पूरे विश्व में कवि गुरु अकेले अपने आप में ऐसे व्यक्ति है जिनको दो देशों का राष्ट्रगीत लिखने का सम्मान प्राप्त हुआ है। बांग्लादेश का राष्ट्रगीत भी कवि गुरु की कलम से लिखा गया और भारत का भी राष्ट्रगान कवि गुरु की कलम से लिखा गया। आज मैं इस मौके पर वो महामानव को, विश्व मानव को विनम्रतापूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज यहां पर लैंड पोर्ट अथॉरिटी और बीएसएफ की कई सारी योजनाओं का शुभारंभ और भूमि पूजन हुआ है। मित्रों, लैंड पोर्ट अथॉरिटी हमारी सहयोगी सीमा पर न केवल भारत के अर्थतंत्र को गति देने वाली संस्था है, इसके साथ साथ भारत के मैत्री के संदेश का राजदूत भी लैंड पोर्ट अथॉरिटी है। हमारी 15,000 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और दक्षिण एशिया के सारे देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध, राजद्वारी संबंध और व्यापारी संबंध को आगे बढ़ाने के लिए लैंड पोर्ट अथॉरिटी एक बहुत बड़ी संस्था है, जिसको मोदी जी ने 2016 से एक प्रकार से नई गति, नई दिशा और नए आयाम देने का काम किया है। मित्रों, लैंड पोर्ट पेट्रोल पोल पर मैं आज आया हूं तब लगभग प्रतिदिन 600 से 700 ट्रक का यातायात और व्यापार इस लैंड पोर्ट से होता है। यहां हमेशा अक्सर देरी की, भीड़-भाड़ की समस्या रहती थी और यहां दूसरा कार्गो गेट बनने से मुझे विश्वास है कि ये समस्या का समाधान बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। हमारा फरवरी 2016 में लैंड पोर्ट कार्गो और यात्री दोनों की जो संख्या थी, जो आंकड़े थे, इसमें ढेर सारी वृद्धि 16 से 22 तक हुई है। 2016-17 में 18,000 करोड़ रुपए का जो व्यापार था वो 18,000 करोड़ रुपए से बढ़कर आज 30,000 करोड़ रुपया क्रॉस कर गया है। ये बताता है कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी ने कितना अच्छा काम किया है। और 2022-23 में लैंड पोर्ट से लगभग 20 लाख यात्रियों की आवाजाही हुई है और पेट्रोल पोल में सितंबर 21 से पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन मेरे साथी नित्यानंद राय जी ने किया और अब सालाना लगभग 5 लाख यात्री, कह सकते हैं कि हर रोज 11,000 यात्रियों की आवागमन की सुविधा इस लैंड पोर्ट अथॉरिटी के सेंटर पर हुई है। ये दोनों देशों के बीच में संबंध के लिए एक सुनहरा स्थान है। मित्रों, बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते राजद्वारी रिश्ते नहीं है। राजद्वारी रिश्ते तो है ही, परंतु इसके साथ साथ हमारी संस्कृति साझी है, हमारी भाषा साझी है, हमारी कला साझी है और हमारी जीवन परंपराएं भी साझी हैं।
बांग्लादेश और भारत के संबंध कोई तोड़ नहीं सकता। सालों से, हजारों सालों से एक ही संस्कृति के आधार पर जीने वाले दो राष्ट्रों के बीच में बांग्लादेश से जन्म से लेकर आज तक भारत ने हमेशा बांग्लादेश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, मैत्रीपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में बीएसएफ का बहुत स्वर्णिम योगदान रहा है और इसके कारण आज भी बांग्लादेश और भारत ये दोनों के बीच में सौहार्दपूर्ण और बहुत उष्मापूर्ण रिश्ते रहे हैं, जिसको इस स्थान से अब और नई गति और नई ऊर्जा मिलने वाली है। आज एक पुलिस स्टेशन भवन का उद्घाटन, हॉस्टल का उद्घाटन और बीएसएफ की अलग अलग बंगाल की सीमा पर 108 करोड़ से ज्यादा लागत से 7 अलग अलग स्थानों का उद्घाटन किया गया है। मित्रों, हमारी सीमा नीति में व्यापार मतलब ट्रेड का बहुत बड़ा महत्व रहा है। 15,000 किलोमीटर की हमारी भूमि सीमा 7 देशों को छूती है और साउथ एशिया के सभी देशों के साथ हमारे संबंध और व्यापार के रिश्ते मजबूत हो, इसके लिए मोदी जी के शासन में आने के बाद हमने नई नीति बनाई है। इस नीति को अगर मैं समराइज करता हूं तो पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी, ट्रेड भी बहुत कम था, पीपल्स टू पीपल्स कनेक्टिविटी भी कम थी और बॉर्डर विलेज डेवलपमेंट भी नहीं था। आज बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, देशों के साथ ट्रेड बढ़ रहा है, पीपल्स टू पीपल कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है और बॉर्डर विलेज डेवलपमेंट के माध्यम से सीमा पर आए हुए गांव आज देश के प्रथम गांव बनने की दिशा में आगे बढ़े हैं। और हमारी सीमा सुरक्षा, इसकी नीति भी हमारी बहुत स्पष्ट है। सीमावर्ती क्षेत्रों में हम मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं। सीमा क्षेत्रों के गांवों में देश के हर गांव जैसी कल्याणकारी नीति की सभी सुविधाएं हो, ऐसा चाहते हैं और इसके साथ साथ कनेक्टिविटी गांव की सबसे अच्छी हो, इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। और भूमि ट्रेड को बढ़ावा देकर सीमांत गांव के अंदर व्यापार और उद्योग को और लोकल फॉर वोकल के संदेश को भी मजबूत करना चाहते हैं और पीपल टू पीपल कनेक्ट को भी हम बढ़ाना चाहते हैं। मित्रों, लैंड पोर्ट्स का विकास न केवल देश के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का मोदी जी के लक्ष्य की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु इसके साथ साथ हमारे पड़ोसी देशों के साथ उष्मापूर्ण संबंध के लिए भी महत्वपूर्ण है। चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भूटान हो, हर देश के साथ लैंड पोर्ट अथॉरिटी एक राजदूत का काम कर कर आगे बढ़ रही है। कई सारे इनिशिएटिव विगत 5 साल में लैंड पोर्ट अथॉरिटी के लिए लिए गए हैं। पोर्ट ऑटोमेशन सिस्टम, लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, लैंड पोर्ट डिजिटल सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग सिस्टम, डिजिटल पोर्ट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, सुविधा पोर्टल से वाहन सुविधा प्रणाली, पुराने रक्सौल लैंड कस्टम स्टेशन का मार्ग बंद करना, एकीकृत जांच चौकी अटारी में बनाना, अगरतला लैंड पोर्ट पर यात्री सुविधाएं देना और भूमिपत्तन सुतारकंडी का विकास करना। इसके साथ साथ लैंड पोर्ट अथॉरिटी ने कई सारे इनिशिएटिव लेकर लैंड पोर्ट अथॉरिटी के स्थापना के सभी उद्देश्यों को पूर्ति की दिशा में बहुत काम किया है। इसलिए मैं आज इस मंच पर से लैंड पोर्ट अथॉरिटी से जुड़े हुए इनके अध्यक्ष से लेकर छोटे से छोटे कर्मचारी तक सभी को बहुत मनपूर्वक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बीएसएफ ने भी
बर्फीली चोटियों से लेकर थर पारकर के रण तक, भूमि सीमा से लेकर बंगाल की समुद्री सीमा तक, नदी की सीमा तक, जंगल महल तक, ढेर सारी हमारी भूमि की सीमाओं की सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीएसएफ की बगैर भारत की सीमाओं की, भूमि सीमाओं की सुरक्षा की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इसलिए बीएसएफ के हर जवान को मैं हमेशा कहता हूं कि जब बीएसएफ का जवान सीमा पर तैनात होता है, देश में किसी को भी भूमि सीमा की सुरक्षा की कतई चिंता नहीं होती है। ये देश के लिए बड़ा विश्वास का वातावरण बीएसएफ ने खड़ा किया है। आज मैं दोनों संस्थाओं को, लैंड पोर्ट अथॉरिटी और बीएसएफ को मनपूर्वक धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं। और ये कार्यक्रम के लिए बंगाल सरकार ने भी जो जो सुविधाएं इसके सुचारू संचालन के लिए हमें दी है, बंगाल सरकार का भी भारत सरकार की ओर से हृदयपूर्वक धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, उनके संबोधन का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जहां पर उन्होंने करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अब आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की 3 जन सुरक्षा योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को आज 8 साल पूरे हो गए हैं। आज के न्यूज़लैंड के जरिए जानिए आखिर क्या है इन योजनाओं की विशेषताएं और 8 साल में क्या रही है इन योजनाओं की उपलब्धियां। नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित केंद्र सरकार की 3 जन सुरक्षा योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को आज 8 साल पूरे हो गए हैं। इन योजनाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में आज ही के दिन कोलकाता में किया था। पिछले 8 सालों में करोड़ों देशवासी इन 3 योजनाओं से जुड़े हैं। ये योजनाएं अप्रत्याशित घटना और वित्तीय अनिश्चितताओं से मानव जीवन को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आज हम जब इन जन सुरक्षा योजनाओं की 8वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर क्या हैं इन योजनाओं की विशेषताएं और 8 साल में क्या रही इन योजनाओं की उपलब्धियां। सबसे पहले अगर बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, तो बता दें कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु को कवर करती है। इस योजना के तहत बीमा धारक को 436 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। 18 से 50 साल का कोई भी व्यक्ति जिसके पास बचत बैंक या डाकघर खाता है, योजना के तहत नामांकन का हकदार है। बीते 26 अप्रैल तक 16 करोड़ से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़े हैं और योजना के तहत करीब 6,64,000 परिवारों को बीमा दावों के रूप में 13,290 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। अगर बात करें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की, तो बता दें कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। ये योजना दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए बीमा कवर प्रदान करती है। इस योजना के तहत बीमा धारक को 20 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए 2 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। यदि आंशिक दिव्यांगता है तो 1 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति जिनके पास बचत बैंक या डाकघर खाता है, योजना के तहत नामांकन के लिए पात्र हैं। बीते 26 अप्रैल तक 34 करोड़ से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ चुके हैं। वहीं इन 8 सालों में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 1,15,000 से ज्यादा परिवारों को दावों के रूप में 2,302 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। और अगर बात करें अटल पेंशन योजना की, तो बता दें कि ये योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जो किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। 18 साल से लेकर 40 साल तक के कोई भी लोग, जो लोग टैक्स पेयर नहीं हैं, इस योजना के तहत नामांकन के हकदार हैं। योजना के तहत 60 साल की उम्र तक व्यक्ति को प्रीमियम राशि भरनी होती है। फिर 60 साल की उम्र होने पर व्यक्ति को 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का मासिक पेंशन मिलने लगता है।
अगर खाताधारक की मृत्यु 60 साल की उम्र से पहले हो जाती है तो इस स्थिति में उसकी जमा की गई राशि उसके नॉमिनेट को अलॉट कर दी जाती है। लेकिन खाताधारक का जीवन साथी पति या पत्नी जीवित है तो उन्हें इस स्कीम को चालू रखने की छूट दी जाती है और समान पेंशन प्रदान की जाती है। बीते 27 अप्रैल तक 5 करोड़ से ज्यादा लोग अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं। जानकारों के मुताबिक वर्तमान सरकार का सामाजिक सुरक्षा पर शुरुआत से ही विशेष फोकस रहा है। ये कम लागत वाली बीमा योजनाएं और गारंटी पेंशन योजना ये सुनिश्चित कर रही हैं कि वित्तीय सुरक्षा जो पहले चुनिंदा लोगों को उपलब्ध होती थी, अब समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रायबरेली में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अटल पेंशन योजना भी लोगों को आकर्षित कर रही है। सरकार द्वारा चलाई जा रही इन तीनों योजनाओं का लाभ रायबरेली में लोगों को मिल रहा है। अटल पेंशन योजना सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है, ये बहुत अच्छी एक मुहिम है। जो बेरोजगार लोग हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर वो 100 रुपये से लेकर के 165 रुपये तक हर महीने कटवा रहे हैं, किसी भी बैंक में अकाउंट हो, तो उनको 60 साल बाद जितना 1000-2000 रुपये जिससे जैसी वो अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं अपना करवाएं। ये सरकार द्वारा एक बहुत अच्छी मुहिम चल रही है। अटल पेंशन योजना हर व्यक्ति की होनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री सुरक्षा, ये जो एक योजना चली है 330 रुपये की, ये मैंने ले रखा है और हमारे कई साथी लोग भी इसका प्राप्त कर चुके हैं लाभ। और इस लाभ को जो है हम और लोगों को भी सलाह देते हैं कि आप लोग भी इसका यूज करें, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से ये जो सुरक्षा योजना चली है बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छी है। पति की जो है मृत्यु हो गई ऊपर से गिर के छत से, और उन्होंने बीमा योजना कराए रखी 330 की, है ना। उसका लाभ मुझे जो है मिला, 2 लाख रुपये मुझे मिला था। उसके बाद जो है कैसी योजना है? अच्छी योजना है। ये योजना हमारे 12 रुपए से स्टार्ट हुई थी, हमारे चाचा ने ले रखी थी। बहुत अच्छी योजना है और चाचा जी की डेथ हो चुकी है और फिर वो लखनऊ में डेथ हो गई उनकी, वो भी हमने भी 12 रुपए से स्टार्ट करी। ये योजना बहुत अच्छी है। अटल पेंशन योजना बहुत सुंदर योजना चलाई गई है सरकार की तरफ से। जो लोगों को पेंशन तो मिलती रहती है जो सरकारी नौकरी करते हैं, यहाँ पर तो गरीबों को भी मिल रही, जो थोड़ा सा पैसा जमा करने के बाद जो 60 साल के बाद जो उनको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी पर जोरदार हवाई हमला कर उग्रवादी संगठन इस्लामिक जिहाद के 3 कमांडरों को मार गिराया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की इस एयर स्ट्राइक में 12 लोगों की मौत हुई है। इजराइल की सेना ने उग्रवादी संगठन इस्लामिक जिहाद को लक्ष्य कर मंगलवार सुबह गाजा पट्टी पर जोरदार हवाई हमला किया। संगठन की ओर से जानकारी दी गई है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जिन लोगों को निशाना बनाया उनमें अल कुद्स ब्रिगेड की सैन्य परिषद के सचिव कमांडर जिहाद शकीर अल गनम शामिल थे। इसके अलावा अल कुद्स ब्रिगेड के उत्तरी क्षेत्र के कमांडर खलील सलाह अल बहतीनी और वेस्ट बैंक में अल कुद्स ब्रिगेड की सैन्य विंग के प्रमुख तारिक मोहम्मद एजुद्दीन शामिल हैं। दावा किया गया है कि संगठन के कमांडरों के साथ उनके परिवार वाले भी मारे गए हैं। 3 कमांडरों सहित 12 लोगों की मौत हुई है। इस्लामिक जिहाद संगठन ने इजराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि इन हमलों से उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हुई है। इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से कहा गया कि इस्लामिक जिहाद के जिन कमांडरों को मार गिराया गया है वे इजरायली नागरिकों के खिलाफ आतंकी साजिश रच रहे थे। इजराइल ऐसे किसी भी शख्स को नहीं छोड़ेगा जो इजराइल के खिलाफ आतंकवाद फैलाएगा। पूरी ताकत से इजराइल की रक्षा की जाएगी। इन हमलों को लेकर ये भी कहा कि ये इस्लामिक जिहाद संगठन की ओर से दिखाई जा रही आक्रामकता का जवाब था। इसी संगठन ने 2 मई को दक्षिण इजराइल में 102 रॉकेट दागे थे। चीन और कनाडा के बीच एक बार फिर राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। दरअसल कनाडा ने टोरंटो में मौजूद चीनी राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिया। इसके बाद जैसे को तैसा वाला रवैया अपनाते हुए चीन ने मंगलवार को शंघाई में मौजूद कनाडाई राजनयिक को देश छोड़कर जाने का आदेश दिया। इस तरह एक बार फिर से बीजिंग और
ओटावा के बीच टेंशन बढ़ने लगी है। एक वक्तव्य में कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि कनाडा सरकार ने चाओ को अवांछित व्यक्ति नामित किया है। उन्होंने कहा कि कनाडा अपने घरेलू मामलों में किसी प्रकार के विदेशी हस्तक्षेप को सहन नहीं करेगा और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। कनाडा में विदेशी राजनयिकों को चेतावनी दी गई है कि अगर वे इस तरह का व्यवहार करेंगे तो उन्हें उनके देश भेज दिया जाएगा। वहीं चीन अपने राजनयिक के टोरंटो से बाहर निकाले जाने से भड़का हुआ है। बीजिंग ने मंगलवार को जवाबी कार्रवाई करते हुए शंघाई में कनाडा के वाणिज्य दूतावास की काउंसिल जेनिफर लिन हेरोने को 13 मई तक चीन छोड़ने का आदेश दिया। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कनाडा के इस कदम को अनुचित कार्रवाई करार दिया। चीन और कनाडा के राजनयिक रिश्तों में लंबे समय से तनाव बरकरार है। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।